ये तो बस बकवास है। हे भगवान, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं वापस मॉस्को जाना चाहती हूँ। वहाँ सब शांत है मेरे हिसाब से, ना कि किसी ऑयल डिपो में, जैसे कि वे वहाँ मार्स का। Там попали, по-моему, в нефтебазу какую-то или что. कब्जे वाले क्रीमिया में पेट्रोल की बिक्री पूरी तरह बंद है। अब कूपन से भी ईंधन नहीं मिल सकता। कारण साफ है, यूक्रेन ने पहले ही चेतावनी दी थी। यूक्रेन की सेनाओं ने उस फेरी पार सेवा और बंदरगाहों पर हमला किया जहां से पेट्रोल रूस से आता था। रूस द्वारा नियुक्त क्रीमिया प्रमुख सर्गेई अक्सेनोव ने इसकी घोषणा की और बताया कि कर्च जलडमरू मध्य बंद है। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने वहां हमला किया, क्रीमिया पुल के दोनों ओर, और इशारा किया कि आज उन्होंने इस पुल की सिर्फ टो ली है। लेकिन समस्या सिर्फ पेट्रोल की ही नहीं है। अक्सेनोव ने क्रीमिया वासियों से एयर कंडीशनर न चलाने की अपील की क्योंकि यूक्रेनी हमले से बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। जो रूसी नागरिक यूक्रेन की चेतावनियों के बावजूद क्रीमिया गए थे, अब वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्रीमिया पुल पर भारी जाम है, रेलवे भी रुक रुक कर चल रही है बिजली की आपूर्ति में बाधा के कारण। जैसा कि मैंने कहा, कर्च फेरी सेवा बंद होने से रूसी नागरिक परेशान हैं और घर लौटने की मांग कर रहे हैं। इसी दौरान यूक्रेन की सशस्त्र सेना की ड्रोन यूनिट के कमांडर मादियार, उन्होंने रूसी ईंधन टैंकरों पर किए गए ताजा हमलों का संकलन दिखाया। साथ ही उन पुलों पर किए गए ताजा हमलों की फुटेज भी दिखाई जो क्रीमिया को यूक्रेन के दक्षिण से जोड़ते हैं। यह दिखाता है कि यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के हमले केवल अलग अलग नहीं हैं, ये क्रीमिया की नाकाबंदी और अलगाव की एक स्पष्ट और लगातार रणनीति है। इसी बीच ईंधन संकट पूरे रूस को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले रहा है। आज उदाहरण के लिए त्वर क्षेत्र में आधिकारिक स्तर पर पेट्रोल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रूसी संघ के अन्य क्षेत्रों में पेट्रोल की कीमत आसमान छू गई है, लेकिन फिर भी चाहे जितने पैसे दे दो, दुनिया का सारा पैसा भी खर्च करो, फिर भी पेट्रोल ज्यादा नहीं मिलेगा। और इसके अलावा आज व्लादिमीर जेलेंस्की ने नया ड्रोन फायर पॉइंट भी पेश किया जिसकी मारक दूरी 3000 किलोमीटर है। और कल 20 जून को ये ड्रोन रूसी ट्यूमेन तक पहुंच गए और वहां तक की दूरी जरा सोचिए 2000 किलोमीटर है। और ये तो बस शुरुआत है। ये तो बहुत तगड़ा है। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, वही टैंक है जो वीटीजी पर है और वहां से सीधा दिखता है। अब वो कैसी है? नहीं वो नहीं। नहीं नहीं, फिर किस पे? शांत रहो निकिता, बिल्कुल। Там попали, по-моему, в нефтебазу какую-то или что. Просто всю ночь. Огонь херачит, думала, не знаю, сколько уже. सबटाइटल्स की मांग वर्षों पर बनाई गई। सबटाइटल्स की मांग वर्षों की बनाई। हम कोई इशारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज रात हमने करीब से और अलग अलग एंगल से क्रीमिया पुल देखा। ऐसा संदेश आज सुबह यूक्रेन के सशस्त्र बलों के मानव रहित प्रणाली बल के अकाउंट पर आया। ये उन खबरों की भूमिका बन गया जो हमने कुछ मिनट बाद जानी। क्रीमिया पूर्ण अलगाव के और करीब आ रहा है। रविवार 21 जून की रात अस्थायी रूप से कब्जे वाले क्रीमिया के विभिन्न इलाकों में धमाकों की एक श्रृंखला गूंजी। धमाकों की आवाजें और रूसी कब्जाधारियों की वायु रक्षा प्रणाली की गतिविधि को एक साथ कई बड़े शहरों और प्रायद्वीप के इलाकों में सुना गया। केर्च, बाख्चीसराय, सेवास्तोपोल, सिम्फेरोपोल समेत निज्नेगोरोस्की, क्रास्नोग्वार्देइस्की और क्रास्नोपेरेकोप्स्की के लोगों ने वायु रक्षा प्रणाली की सूचना दी। सुबह के समय कब्जाधारियों को केर्च पुल पर यातायात को आपातकालीन रूप से बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई। और खुद रूसी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 700 से ज्यादा गाड़ियां कतार में खड़ी हो गईं। वायु रक्षा के धमाकों की आवाज। ड्रोन
हमले के परिणाम स्वरूप केर्च समुद्री बंदरगाह क्षेत्र में भीषण आग लग गई। स्थानीय ईंधन टर्मिनल पर हमला हुआ। बाद में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रविवार की रात यूक्रेनी सैनिकों ने मोर्चे से 300 किलोमीटर दूर क्रीमिया पुल के दोनों ओर रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। यह हमला अस्थायी रूप से कब्जे में लिए गए क्रीमिया के कर्च में स्थित तेल डिपो और समुद्री लॉजिस्टिक्स पर हुआ, जिसका इस्तेमाल रूसी संघ के क्रास्नोदार क्षेत्र में तेल परिवहन के लिए किया जाता है। आखिरकार क्रीमिया के रूसी गवर्नर सर्गेई अक्सेनोव ने क्रीमिया वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि 21 जून से कब्जे में लिए गए क्रीमिया में सभी पेट्रोल पंप पूरी तरह से पेट्रोल की बिक्री बंद कर देंगे। हाँ, क्रीमिया में पेट्रोल खत्म हो गया है, जबकि व्लादिमीर पुतिन ने रूसियों को सब कुछ ठीक होने का आश्वासन दिया था। और यूक्रेनी ड्रोन द्वारा तेल रिफाइनरियों पर किए गए हमले तो जैसे मच्छर के काटने जैसे हैं, यानी रूस वाले बहुत जल्दी इनका असर खत्म कर देते हैं। अब आगे मैं अक्सनोव का एक उद्धरण पेश करूंगा। आदरणीय क्रीमियावासी, सुबह 9 बजे से पेट्रोल पंपों पर नकद, कैशलेस व कूपन से ईंधन की बिक्री कानूनी व व्यक्तिगत व्यक्तियों के लिए बंद होगी। ईंधन सिर्फ उन्हीं सरकारी सेवाओं को मिलेगा जो क्रीमिया की जीवन व्यवस्था व सुरक्षा संभालती हैं। पेट्रोल पंपों के संचालन को लेकर लिए गए सभी निर्णयों के बारे में अतिरिक्त रूप से सूचित किया जाएगा। सभी से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी का ही पालन करें। और बाद में यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की ड्रोन सिस्टम्स के कमांडर रॉबर्ट ब्रॉडी मड्यार ने कर्च में तेल टर्मिनल के तेल भंडार पर हमले के दृश्य दिखाए। दृश्य में उस स्थान पर भीषण आग दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है कि वहां नुकसान काफी गंभीर है। बाद में और भी ज्यादा जानकारी सामने आई कि रूस द्वारा कब्जा किए गए केर्च में तमांस्काया सड़क पर केर्च व्यापारिक बंदरगाह के ऑयल डिपो में आग लग गई। कर्च बंदरगाह का ऑयल डिपो उस जगह से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है जहां तथाकथित क्रीमिया पुल तटरेखा से जुड़ता है। इस सुविधा का उपयोग कर्च जलडमरू मध्य से पेट्रोलियम उत्पादों, खासकर माजूत व डीजल के भंडारण, ट्रांसशिपमेंट और फ्यूल टर्मिनल के रूप में होता है। यह टर्मिनल जहाजों में ईंधन भरता है और क्रीमिया कावकाज फेरी क्रॉसिंग के संचालन को सुनिश्चित करता है। लेकिन केर्च जलडमरू मध्य के रूसी तट पर भी पोर्ट कावकाज में आग लग गई। ये पोर्ट सड़क और रेलवे फेरी सेवाओं को संचालित करता है। आखिरकार सब कुछ ठप हो गया और अब रूसी लोग रो रहे हैं कि वे किसी भी तरह से क्रीमिया छोड़ ही नहीं सकते। हम स्टेशन जा रहे थे। ये स्टेशन नहीं लगता, हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ हैं। चारों ओर सिर्फ पत्थर हैं। ये तो बस पूरा बवाल है। हे भगवान, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं मॉस्को लौटना चाहती हूँ। ये खंडहर क्या है? वापस मॉस्को। आइए एक बार फिर से स्पष्ट कर ले, यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के हमलों के बाद क्रीमिया में पेट्रोल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहां तक कि कूपन पर, क्यूआर कोड पर जान पहचान या सिफारिश से भी पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिल रहा है। यह सब यूक्रेन की सेनाओं द्वारा कर्च जलडमरू मध्य की फेरी क्रॉसिंग और बंदरगाह पर हमले के कारण हुआ, जहां से रूस क्रीमिया में पेट्रोल भेजता था। पूरी लॉजिस्टिक्स व्यवस्था तबाह हो गई। आखिरकार रूसी अधिकारियों ने कर्च फेरी क्रॉसिंग को बंद करने की घोषणा कर दी। क्रास्नोदार क्षेत्रीय मुख्यालय ने क्रीमिया पुल पर भारी वाहनों के प्रतिबंध की याद दिलाई और ऐसे वाहनों के रूसी चालकों को R280 मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी। रोस्तोव ना दोनू, तगानरोग, मरियुपोल, मिलिटोपोल होते हुए आगे सिम्फेरोपोल तक, और उसी मार्ग से जिस पर यूक्रेनी सेना भारी मात्रा में ड्रोन से हमला कर रही है। मई में यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने इस सड़क को अपनी फायरिंग रेंज में ले लिया था।
वे अक्सर इस मार्ग पर चलने वाले टैंकरों और ट्रकों पर हमला करते हैं। अब रूस के अधिकारी कहते हैं इसी रास्ते जाओ, सब ठीक रहेगा। तो क्या निकलता है? एक तरफ कर्च फेरी क्रॉसिंग बंद हो गई है। क्राइमियन ब्रिज से पेट्रोल ले जाना मना है क्योंकि वहां वे ज्यादा माल जाने देते हैं। एकमात्र रास्ता है कब्जे वाले यूक्रेन के दक्षिण से होकर जाना, लेकिन वहां भी नहीं जा सकते क्योंकि वो सड़क जिसे रूसियों ने नोवोरोसिया या क्रीमिया के लिए जमीनी पुल कहा था, पूरी तरह से यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के फायरिंग कंट्रोल में है। जैसा आप समझ सकते हैं, पूरी रसद व्यवस्था ठप हो गई है। हाल ही में यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने अस्थायी रूप से कब्जे में लिए गए खेरसोन क्षेत्र के गेनिचेंस्क में सड़क और रेलवे पुलों पर और क्रीमिया के अस्थायी रूप से कब्जे में लिए गए आर्म्यांस्क में सड़क पुल पर कई हमले किए। आज ओसिंड विश्लेषकों ने क्षतिग्रस्त पुलों की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है। गेनिचेंस्क में सड़क पुल पर 2 जगह छेद हुए हैं। आर्म्यांस्क में यूक्रेनी हमलों के बाद सड़क पुल 4 स्थानों पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसी कारण कब्जाधारियों ने पुल से माल ढुलाई बंद कर दी है। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि रूसियों ने पुल की जगह इस इलाके में मिट्टी भरकर एक अस्थायी पारमार्ग बना लिया है। और तस्वीरों में यह भी दिख रहा है कि शायद फेरी क्रॉसिंग पर भी हमला हुआ है और वो टूट गई है, लेकिन यह सब नहीं है। क्रीमिया के लोगों से कहा गया है कि वे एयर कंडीशनर का इस्तेमाल ना करें क्योंकि बिजली की आपूर्ति में बाधा आ गई है। अधिग्रहित क्रीमिया में बिजली ग्रिड सुविधाओं पर दुर्घटनाओं के कारण बिजली की खपत को सीमित करने के लिए शेड्यूल लागू कर दिए गए हैं। सेवास्तोपोल में 21 जून की सुबह से चरणबद्ध बिजली कटौती शुरू हो गई है। कब्जाधारी प्रशासन के प्रमुख मिखाइल रज़वोज़ाएव ने इन कटौतियों का कारण सेवास्तोपोल के बाहर बिजली ग्रिड के ओवरलोड को बताया। हालांकि असली वजह हम सभी अच्छी तरह समझते हैं। क्रीमिया रूसियों के लिए समस्या का केवल एक हिस्सा है। पूरी रूस में ईंधन संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल की कमी नए नए क्षेत्रों में फैलती जा रही है। इस समय पेट्रोल की कमी और ईंधन की महंगाई रूस के उन शहरों में भी देखी जा रही है जो पहले कभी ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करते थे। आधिकारिक रूप से संकट अब सेंट पीटर्सबर्ग, तुला और वोरोनिश तक पहुंच चुका है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में ड्राइवर पेट्रोल पंपों पर कतारों, पेट्रोल देने की सीमा और कुछ पेट्रोल पंपों के बंद होने की सूचना दे रहे हैं। मॉस्को में कुछ रोसनेफ्ट पेट्रोल पंपों पर कतारें हैं और क्रिलात्स्कोय में गज़प्रोम नेफ्ट के पंप अस्थायी रूप से बंद है। गज़प्रोम नेफ्ट पर कतारें लग गई हैं और ड्राइवरों को एक बार में 60 लीटर पेट्रोल तक सीमित कर दिया गया है। रूसी राजधानी में कुछ टाटनेफ्ट पेट्रोल पंपों पर और भी सख्त सीमा लागू है। एक गाड़ी को सिर्फ 30 लीटर E95 पेट्रोल ही दिया जा रहा है। आपको ये कैसा लगा? पुतिन ने एक हफ्ता पहले कहा था कि यूक्रेन की तेल रिफाइनरियों पर हमले कोई बड़ी बात नहीं, ये छोटी बातें हैं। उन्होंने कहा था हम बहुत जल्दी कारखानों को फिर से चालू कर लेते हैं और वैसे भी कोई समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं है। पेट्रोल की स्थिति बहुत बढ़िया है, सब कुछ शानदार है। गंदे रूसी नागरिकों, बिल्कुल चिंता मत करो। तो यही हाल है। तवेर में भी कतारें और सीमाएं हैं। मर्दोविया के लोग पेट्रोल की कमी बता रहे हैं। सरांस्क में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें हैं और कोलोम्ना में कुछ पंप ईंधन की कमी से अस्थायी रूप से बंद हो गए हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं, यह सिलसिला अनंत तक चल सकता है। इसी समय रूस में अचानक दाम बहुत बढ़ गए हैं। खासतौर पर मॉस्को के पास कुछ टैक ऑयल पेट्रोल पंपों पर 95 पेट्रोल की कीमत 95 रूबल प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जबकि आमतौर पर रूसी राजधानी में इस तरह के ईंधन की कीमत लगभग 70 रूबल प्रति लीटर होती है। कुछ छोटी पेट्रोल पंप चेन जो बड़ी तेल कंपनियों में शामिल नहीं हैं, नुकसान से बचने के लिए ईंधन की कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि रूसियों को यह स्थिति पसंद नहीं है और अधिक लोग कीमतों और पेट्रोल आपूर्ति में रुकावट की शिकायत कर रहे हैं। रूस के कुछ स्थानीय अधिकारी संकट के असर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका बोझ व्यापार पर डाला जा रहा है। सरातोव क्षेत्र में पेट्रोल पंपों के लिए अधिकतम ईंधन कीमतें तय करने पर विचार हो रहा है, जबकि मांग बढ़ रही है और आपूर्ति में दिक्कतें हैं। सरल भाषा में अधिकारी पेट्रोल पंपों को दाम बढ़ाने से मना कर देंगे, उन्हें नुकसान की परवाह नहीं है। पहले रूस को पेट्रोल पंप वाला देश कहते थे, पर अब लगता है पेट्रोल पंप ही खराब हो गया है। वैसे विशेषज्ञों का मानना है कि रूस शायद ही ईंधन संकट को सुलझा पाएगा जब तक यूक्रेन तेल रिफाइनरियों पर हमले करता रहेगा।
और यूक्रेन ना सिर्फ ऐसे हमले जारी रखने वाला है बल्कि उन्हें और बढ़ाने के लिए भी तैयार है। 20 जून को यूक्रेन ने त्यूमेन की तेल रिफाइनरी पर हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के अनुसार हमले में फायर पॉइंट कंपनी के नए ड्रोन का उपयोग हुआ। आगे उनका बयान उद्धृत है। हमारे लंबी दूरी के प्रतिबंध रूस के त्यूमेन क्षेत्र तक पहुंच गए हैं। लक्ष्य एक तेल रिफाइनरी थी जो हमारी राज्य सीमा से 2000 किलोमीटर से भी अधिक दूर थी। नए आधुनिक एफपी ड्रोन अब 3000 किलोमीटर दूर तक लक्ष्यों तक पहुंचकर प्रभावी ढंग से काम करते हैं। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ ने भी त्यूमेन के तेल कारखाने पर हमले की सूचना दी, जिसे पहले अंतिपिंस्की तेल रिफाइनरी के नाम से जाना जाता था। यह कारखाना सालाना 9 मिलियन टन तक की क्षमता रखता है और पश्चिमी साइबेरिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनिंग संयंत्रों में से एक है। यह कारखाना डीजल, पेट्रोल, बिटुमेन और भारी ईंधन तेल बनाता है। इस कारखाने के उत्पाद का एक हिस्सा रूसी सेना की जरूरतों के लिए जाता है, इसलिए यह सशस्त्र बलों के लिए वैध निशाना है। मैं ये उल्लेख करना चाहूंगा कि ट्यूमेन तेल रिफाइनरी पर हमले से ठीक पहले कंपनी फायर पॉइंट ने पेरिस में आयोजित हथियारों की प्रदर्शनी में आधुनिकीकृत कामिकाजे ड्रोन FP-1 पेश किया था। क्या आपको वे दृश्य याद है जब कुछ दिन पहले मॉस्को जल रहा था और कंपनी फायर पॉइंट ने पेरिस की प्रदर्शनी में सीधे ऑनलाइन जलती हुई मॉस्को की तस्वीर दिखाई और कहा, यह है नया ड्रोन और यह है मॉस्को पर ड्रोन के इस्तेमाल के पहले नतीजे। यह एक ऑनलाइन सुपर विज्ञापन था जिसमें हथियार के काम करने का तरीका दिखाया गया। और अब कंपनी फायर पॉइंट ने बताया कि ड्रोन की रेंज 1650 किलोमीटर से बढ़ाकर 2700 किलोमीटर कर दी गई है, जो नए विंग में अतिरिक्त फ्यूल टैंक की वजह से संभव हुआ है। और अब यह पश्चिमी साइबेरिया में भी लक्ष्यों को मार सकता है और 20 जून को कंपनी ने इसकी पुष्टि भी कर दी। जानते हैं, इसमें एक तरह की विडंबना है। सच तो यह है कि फ्यूल टैंक बढ़ाया गया है ताकि रूस में फ्यूल से जुड़े ठिकानों को नष्ट किया जा सके। तो दोस्तों, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि क्रीमिया को अलग थलग करना ही नहीं, यूक्रेन रसियों को पेट्रोल के बिना भी छोड़ेगा। रूसी लोग जो हमेशा कहते थे यूरोप रूसी गैस के बिना ठंड से जम जाएगा, यूरोप रूसी तेल के बिना बर्बाद हो जाएगा, वगैरह वगैरह, अब वे ऐसी स्थिति में है जहां यूक्रेन, जिसे वे निरस्त्रीकरण करना चाहते थे, उनके तेल प्रतिष्ठानों पर जबरदस्त हमले कर रहा है और वे इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हाल की घटनाओं से साफ है कि मॉस्को में भी ड्रोन उड़ रहे हैं और रूसी वायु रक्षा उन्हें रोक नहीं पा रही है। मैं यही विराम लेता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष नीचे कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी तरह के डोनेशन से मदद कर सकते हैं। लिंक और डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वहीं पर पेची इनसाइड के प्राइवेट कम्युनिटी का लिंक भी है, जहां हम उन खास विषयों पर चर्चा करते हैं जो YouTube पर नहीं आते। इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। आपकी किसी भी तरह की मदद के लिए मैं आभारी रहूंगा। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।